गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम कर रहे हैं इम्यून डिसऑर्डर। इम्यून डिसऑर्डर में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 771। A client present at the primary healthcare provider office with complaint of a ring-like rashes on his upper leg. Which question should the nurse ask first? पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि पेशेंट को रिंग लाइक रैशेज हैं इन हिज अपर लेग। कौन सा क्वेश्चन आप पहले पेशेंट से पूछोगे? रिंग लाइक रैशेज अपर लेग में है, उसके बाद हम पेशेंट से पूछेंगे कि अपर लेग में है, तो उसके बाद पेशेंट के थाइस में भी सेम रैशेज हैं। थाइस में हो गया, बटक्स में हो गया, लेग्स में हो गया, आर्म्स, ग्रोइन एरिया। ये हमने पूछना है पेशेंट को, एंड एक्जिला, राइट। ये हमने पूछना है पेशेंट को कि आपको इन जगह पे आपको सेम रिंग लाइक रैशेज अपीयर हुए हैं, राइट। अगर पेशेंट आपके पास आया है, पेशेंट ने आपको बोला है कि मुझे रिंग लाइक रैशेज हुए हैं इन अपर लेग, देन आपने पेशेंट से क्या पूछना है कि आपको सेम रैशेज थाइस में हुए हैं, बटक्स में, लेग्स में, एक्जिला में, ग्रोइन में, एंड एक्जिला हो गया, राइट, एंड लेग्स में, राइट। हमने पेशेंट से पूछना है कि इन जगहों पे आपको सेम रैशेज नहीं हुए हैं, राइट। पेशेंट येस और नो में आंसर देगा, राइट। एंड आफ्टर दैट हम पेशेंट से पूछेंगे कि आप गार्डन एरिया में गए थे या वुडन एरिया में गए थे। सेकंड हमारा क्या क्वेश्चन होगा कि आप गार्डन या वुडन एरिया में कहीं गए थे, राइट। गार्डन और वुडन एरिया में, राइट, वुडन एरिया में। अगर पेशेंट बोल रहा है यस मैं गया था, देन इट मीन्स पेशेंट को क्या हुआ है? पेशेंट को टिक बाइट हुई है। टिक बाइट दैट इज नोन एज लाइम डिजीज, राइट, लाइम डिजीज बोलते हैं। लाइम डिजीज़ क्या है? लाइम डिजीज़ ये सबक्यूटेनियस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है, राइट। सबक्यूटेनियस टिश्यू को अफेक्ट करता है, जो क्या करता है? मल्टीपल सिस्टम को फेल करता है, राइट। इसमें इन्फ्लेमेटरी, साइटोकाइनेसिस एंड ऑटो इम्यून मैकेनिज्म होता है जब ये बाइट पेशेंट को करता है, राइट। जब भी पेशेंट वुडन एरिया में जाता है या गार्डन एरिया में जाता है तो टिक बाइट करता है, और जो टिक है वो रहता है वुडन एरिया में, वो टिक रहता है और सर्वाइव कैसे करता है? बाय अटैचिंग टू द होस्ट, राइट। वो पेशेंट की बॉडी में अटैच रहेगा और उसको इन्फ्लेमेशन या साइटोकाइनेसिस के थ्रू इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स वहाँ पे कॉज करता रहेगा, राइट। जिसकी वजह से क्या होगा? मल्टीपल सिस्टम फेलियर होगा, राइट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन, अगर हम इम्यून सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, राइट। लाइम डिजीज़, ये आपको पता चल गया कि ये टिक बाइट से होता है। टिक बाइट से ये मल्टीपल सिस्टम फेलियर कॉज करता है, सबक्यूटेनियस का डिसऑर्डर है, राइट। और इसकी वजह से रिंग लाइक रैशेस होते हैं टू द अपर थाइज, बटक्स, लेग्स, आर्म्स, ग्रोइन एरिया एंड एक्सिला में। क्लियर? हमें इतना पता चल गया। और इसकी हम असेसमेंट कैसे करेंगे? इसको हमने डिवाइड किया गया है इसको स्टेजेस में, राइट। स्टेजेस इसके आते हैं हमारे पास 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? फर्स्ट स्टेज में सिम्टम्स अकर्ड होंगे या तो कुछ दिनों के बाद या
महीना लग जाएगा, ठीक है, कुछ मंथ्स के बाद होंगे या कुछ दिनों के बाद ये सिम्टम अराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, स्मॉल रेड कलर के पिंपल्स पर्सन में होंगे, स्मॉल रेड पिंपल्स, राइट, रेड पिंपल्स पर्सन में होंगे, एंड पर्सन में और पर्सन को फ्लू लाइक सिम्टम अराइज होंगे, फ्लू लाइक सिम्टम, राइट, फ्लू लाइक सिम्टम लाइक क्या क्या आएगा इसमें, जैसे पर्सन को हेड एक होगी, स्टिफ नेक होगी, मसल एक होगी एंड फटीक होगा, राइट। अब सेकेंड स्टेज में क्या आता है, सेकेंड स्टेज में आएगा, ये होगी सर्वर वीक फॉलोइंग द बाइट, जिससे बाइट हुई उसके कुछ हफ्तों के बाद ये स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा पर्सन को, इसमें पर्सन को होगी जॉइंट पेन, राइट, जॉइंट पेन होगी पर्सन में, एंड न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होंगी एंड कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होंगी, राइट। अब आती है थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज में क्या होगा, इसमें लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व होंगे, लार्ज जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, एंड पर्सन को अर्थराइटस प्रोग्रेस करेगा, राइट। सो अर्थराइटस क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा। तो ये हमने तीन उसमें डिवाइड कर दिए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में स्मॉल रेड कलर के पिंपल्स होंगे एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स पर्सन में अराइज होंगे, राइट। एंड सेकंड स्टेज में क्या होगा, इसमें ये कुछ वीक्स के बाद, बाइट के कुछ वीक्स के बाद स्टार्ट होती है। इसमें जॉइंट पेन्स होंगी, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आएंगी एंड कार्डियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। एंड थर्ड स्टेज में आया, इसमें लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व होंगे एंड अर्थराइटिस विल बी प्रोग्रेस्ड, राइट। सो अभी हम चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन क्या था कि पेशेंट ने बोला था कि मुझे रेड रिंग लाइक रैशेस हो रहे हैं टू द अपर लेग। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, डू यू हैव एनी कैट इन योर होम? नो, कैट की वजह से क्या होगा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। हैव यू बीन कैंपेन इन द लास्ट मंथ? यस, हमने ये पेशेंट से पूछना है कि आपने लास्ट मंथ में कोई किसी आप कैंप में नहीं तो नहीं गए थे, राइट, कि वहाँ पे पेशेंट का कांटेक्ट हो गया हो टिक के साथ, राइट। सो हमने कंपेनिंग के लिए पेशेंट से पूछना है, हैव यू और क्लोज कॉन्टैक्ट हैड एंड अ फ्लू लाइक सिम्टम विद द लास्ट फ्यू वीक? नो। हैव यू सीन इन अ फिजिकल कॉन्टैक्ट? तो ये फिजिकली कॉन्टैक्ट से नहीं होती है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2। सो लाइम डिजीज़, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लाइम डिजीज़ में मैंने आपको बता दिया कि लाइम डिजीज़ क्या है, ये एक टिक बाइट से होती है, दैट इज़ प्रेजेंट इन एन वुडन एरिया, राइट। सो ये कैसे सर्वाइव करती है, बाय अटैचिंग विद द होस्ट स्किन, राइट। एंड पर्सन को सिम्टम्स ये अराइज करती हैं, इसको हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में पर्सन को क्या होगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे एंड स्मॉल पिंपल्स होंगे। एंड सेकंड स्टेज में क्या होगा, जॉइंट पेन पर्सन में होंगी, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी पर्सन में, और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। एंड थर्ड स्टेज में पर्सन को क्या होगा, थर्ड स्टेज में लार्ज जॉइंट इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे एंड अर्थराइटिस विल बी प्रोग्रेस्ड, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 772. A client is diagnosed with a scleroderma. Which intervention should the nurse anticipate to be prescribed? राइट, सो स्केलेरोडर्मा का डायग्नोस किया गया है पेशेंट को। सो एज अ नर्स आप कौन सी इंटरवेंशन एंटिसिपेट करोगे, सो स्केलेरोडर्मा इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, राइट। ये कनेक्टिव टिश्यू की डिजीज़ है, सिमिलर है लाइक SLE, सिस्टेमेटिक ल्यूपस एरिथमेटस की तरह ही ये डिजीज़ है, राइट। सो ये अफेक्ट करती है लिगामेंट्स को, टेंडन्स को, कार्टिलेज, बोन, लिम्फ नोड्स एंड ब्लड को भी ये अफेक्ट करती है, राइट। सो स्केलेरोडर्मा में क्या है, ये बोन्स को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से जॉइंट स्टिफनेस होगी एंड पेन होती है। तो जॉइंट स्टिफनेस एंड पेन के लिए हमें पेशेंट को पेन के लिए क्या बोलना है कि आप रेस्ट करो, राइट। पेशेंट को बोलना है कि आपने रेस्ट करना है। अगर ईसोफेगस इन्वॉल्व हो रहा है,
देन हमने पेशेंट को बोला है कि आपने रेस्ट करना है आफ्टर 1 to 2 आवर आफ्टर मील, बट आपने लेटना नहीं है, लाई डाउन नहीं होना है, आपने सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए आफ्टर द मील। आफ्टर मील सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए इफ़ इसोफेगस इज इन्वॉल्व, राइट। सो सिटिंग पोजीशन में रहना है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पर्सन को इसमें देते हैं फॉर सम रिलीफ के लिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो इसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड पर्सन को प्रिस्क्राइब करते हैं। एक्टिविटीज़ पेशेंट को बोलना है कि आपने उतनी ही करनी है जितनी आप टॉलरेट कर सकते हो, ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करनी है जिससे आपको फटीग हो। पेशेंट का रूम टेम्परेचर होना चाहिए, एंड दैट नीड टू बी कांस्टेंट, राइट। कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कभी कूल कर रहे हैं रूम को, कभी हॉट कर रहे हैं, राइट। सो एक कांस्टेंट सा टेम्परेचर होना चाहिए रूम में, राइट। एंड बाकी मैंने आपको बता दिया कि अगर ईसोफेगस इन्वॉल्व है देन आफ्टर मील 1 to 2 आवर के लिए पेशेंट को बोलना है कि आपने सिटिंग पोजीशन में रहना है, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। मेंटेन बेड रेस्ट एज मच एज पॉसिबल, नो। एडमिनिस्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड एज प्रिस्क्राइब फॉर इन्फ्लेमेशन, येस। एडवाइज द क्लाइंट टू रिमेन सुपाइन फॉर 1 to 2 आवर आफ्टर मील, नो। 1 to 2 आवर में भी पेशेंट का इसोफेगस इन्वॉल्व हो, अगर इसोफेगस इन्वॉल्व है देन बट वी विल एडवाइज कि 1 to 2 आवर के लिए आपने सिटिंग पोजीशन में रहना है। कीप द रूम टेम्परेचर वार्म ड्यूरिंग द डे एंड कूल एट द नाइट, नो। कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है हमने रूम का, कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी मेंटेन, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 773। A client arrived at the healthcare clinic and tell the nurse that she was just bitten by a tick and would like to be tested for Lyme disease. The client tell the nurse that she removed the tick and flushed it down the toilet. Which action are most appropriate? Select all that apply. सो ये क्वेश्चन भी सेम है लाइम डिजीज़ का। सो इस पे भी आप बहुत बड़ा स्टार लगा लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लाइम डिजीज़ का क्वेश्चन है, तो पेशेंट हेल्थ केयर क्लिनिक में आया है एंड नर्स को बोल रहा है कि उसको अभी अभी टिक ने काटा है एंड वुड लाइक टू बी टेस्टेड फॉर लाइम डिजीज़, एंड वो बोल रहा है कि मेरे को लाइम डिजीज़ के लिए टेस्ट किया जाए। द क्लाइंट टेल द नर्स दैट शी रिमूव द टिक, कि उसने रिमूव कर दिया टिक को और उसको फ्लश डाउन कर दिया टॉयलेट में। सो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा, राइट। सो जब भी लाइम डिजीज़ होती है ये आपको पता चल गया कि टिक बाइट से होती है, राइट, टिक बाइट से होगी। तो जब टिक बाइट करती है उसके बाद वो एंटर करती है, जो टॉक्सिन टिक में होते हैं वो एंटर करते हैं, टॉक्सिन एंटर किए टू द क्लाइंट बॉडी, टॉक्सिन एंटर किए बॉडी में। उसके बाद वहाँ से एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होना स्टार्ट हो गए, राइट। एंटीबॉडी यहाँ से रिलीज़ होना स्टार्ट हो गई। जो एंटीबॉडी वहाँ पे रिलीज़ होंगी वो रिलीज़ होंगी, जो फर्स्ट एंटीबॉडी है वो कौन सी रिलीज़ होगी, दैट इज़ IgM, राइट। IgM इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी जो हम डिटेक्ट करेंगे इन द टिक डिसऑर्डर। और ये भी किस में, लाइम डिजीज़, ये 3 to 4 वीक में डिटेक्ट होगी, राइट। तो 3 to 4 वीक में, राइट। IgM सबसे पहले एंटीबॉडी डेवलप होगी, अपीयर होगी, राइट। एंड आफ्टर दैट कौन सी बॉडी, और ये पीक होगी टू द 6 to 8 वीक में, ये क्या हो जाएगी, पीक हो जाएगी, राइट। उसके बाद ये सडनली क्या होगा, ग्रेजुअली ये डिसअपियर हो जाएगी, राइट। ये डिसअपियर हो जाएगी, तो इसका काम यहीं पे ख़त्म हो गया, राइट। सबसे पहले कौन सी बॉडी अपीयर होगी, IgM बॉडी अपीयर होगी टू द 3 to 4 वीक में, राइट। एंड 6 to 8 वीक में ये पीक पे हो जाएगी एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये डिसअपियर हो जाएगी देन आफ्टर दैट 2 to 3 मंथ में सेकेंड एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, डिटेक्ट हो जाएगी। सेकेंड एंटीबॉडी कौन सी होगी, IgG,
सो सेकेंड एंटीबॉडी हमारे पास यहाँ पे डेवलप हो जाएगी IgG। सो ये होगी 2 to 3 मंथ में, राइट। जब वो IgM डिसअपियर हो जाएगी उसके बाद IgG डेवलप हो जाएगी। 2 to 3 मंथ के बाद ये डिटेक्ट होगी एंड ये रिमेन एलिवेटेड रहेगी थ्रू आउट द ईयर। कितने सालों तक ये एलिवेट ही होती रहेगी, ईयर्स तक ये क्या होती रहेगी, एलिवेट ही होती रहेगी, राइट। सो ये होगी एंटीबॉडी जब टिक ने बाइट किया, जो टॉक्सिन एंटर हुए बॉडी में उसकी वजह से एंटीबॉडीज रिलीज होना बॉडी से स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट एंटीबॉडी रिलीज हुई IgM। सो IgM 3 to 4 वीक में IgM डिटेक्ट होती है बॉडी में एंड आफ्टर दैट ये पीक होती है 4 to 8 वीक में, 6 to 8 वीक में। एंड पीक होने के बाद ग्रेजुअली ये डिसअपियर होना भी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद सेकेंड एंटीबॉडी डिटेक्ट हो जाती है, दैट इज़ IgG। ये सेकेंड एंटीबॉडी डिटेक्ट होती है, ये 2 to 3 मंथ में डिटेक्ट होती है और ये रिमेन एलिवेटेड होती रहती है थ्रू आउट द ईयर्स, राइट। सो ये होगी हमारी एंटीबॉडी की बात। अब पेशेंट बोल रहा है कि मुझे टेस्ट करवाना है, उसको अभी अभी बाइट किया है, तो इमीडिएटली इसका टेस्ट रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आता है। लाइम डिजीज़ के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है 4 to 6 वीक में, राइट। सो ये जो टेस्ट है वो 4 to 6 वीक में किया जाएगा, राइट। तभी एंटीबॉडी हम डिटेक्ट कर पाएंगे। एंड जब भी पेशेंट को हमने बोलना है कि जब आपने टिक को रिमूव किया तो आपने कैसे रिमूव किया, हमने पेशेंट से पूछना है, बिकॉज टिक को हम ट्वीज़र के थ्रू ही रिमूव करेंगे, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। टेल द क्लाइंट दैट टेस्टिंग इज नॉट नेसेसरी अनलेस अर्थरालजिया डेवलप। नो, सिम्टम अपीयर होने से पहले ही हमने टेस्ट करना है, राइट। सो टेस्ट हम कब करते हैं, 4 to 6 वीक में, क्योंकि एक्यूरेट अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो वो 4 to 6 वीक में होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज़ तब तक डेवलप नहीं होंगी, राइट। And tell the client to avoid any woody grass area that may contain tick। yes, ये तो हमने बोला ही है कि ऐसे वुड वाले एरिया में आपने नहीं जाना है कि जहाँ पे टिक हो। एंड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू इमीडिएटली स्टार्ट टू टेक द एंटीबॉडीज दैट आर प्रिस्क्राइब। यस, जो मेडिकेशन दे रही हैं वो आप ले लो जल्दी से जल्दी। इन्फॉर्म द क्लाइंट टू प्लान टू हैव अ ब्लड टेस्ट 4 to 6 वीक आफ्टर अ बाइट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द डिजीज़। यस, हमने डिजीज़ की प्रेजेंस देखने के लिए हमने क्या करना है, हमने इन्फॉर्म करना है हमने क्लाइंट को कि 4 to 6 वीक तक की आपका टेस्ट होगा, जो मैंने आपको फर्स्ट उसमें बता दिया था, राइट। सो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो गया। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है, टेल द क्लाइंट दैट if this happen again, no, to never remove the tick but vigorously scrub the area with an antiseptic। no, vigorously हमने नहीं करना है, हमने ट्वीज़र के थ्रू ही उसको रिमूव करना है। तो फोर्थ वन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नो, ऑप्शन नंबर 1 इज़ इनकरेक्ट ऑप्शन। सॉरी, आई थिंक मैंने बोला सही था बट यहाँ पे मैंने करेक्ट कर दिया। सो अर्थलजिया का हमने वेट नहीं करना है, राइट। उसका हमने वेट नहीं करना है, उससे पहले ही हमने टेस्टिंग करवानी है। हम ये वेट नहीं करेंगे कि पेशेंट को पेन होगा उसके बाद ही हम टेस्ट करवाएंगे, नहीं। बिफोर इनिशिएटिंग द सिम्टम हमने पेशेंट की टेस्टिंग करवानी है। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4, राइट। So next question is question number 774. So question है, the nurse is preparing a group of cub scout for an overnight campaigning trip and instruct the scout about the method to prevent Lyme disease. Which statement by one of the scout indicate a need for further instruction? सो नर्स प्रिपेयर कर रही है एक ग्रुप को जो स्काउट के लिए जा रहा है ओवरनाइट कंपेनिंग के लिए ट्रिप पे, राइट। एंड इंस्ट्रक्ट और नर्स इंस्ट्रक्ट कर रही है स्काउट को अबाउट द मेथड हाउ यू कैन प्रिवेंट द लाइम डिजीज।
सो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट कोई पर्सन बोलेगा जिससे हमें लगेगा कि मेरे को फिर से उन्हें इंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। मीन्स पर्सन कौन सी गलत स्टेटमेंट दे रहा है अबाउट द लाइम डिजीज़। सो लाइम डिजीज़ के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है कि कैसे होती है, राइट। एंड इसकी मैंने आपको स्टेजेस भी बता दी, एंड लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको इसके बता दिया कि कौन सी एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं, ब्लड टेस्ट हमने कब करवाना है, राइट। एंड सो आपको मैक्सिमम ये चीज़ें पता चल गई हैं। अब यहाँ पे हम इंटरवेंशन की बात करते हैं, राइट। सो आपने बोला है ग्रुप को कि जब भी आपने कंपेनिंग पे जाना है, फुल स्लीव्स के आपके क्लोथ्स होने चाहिए, फुली पैंट्स होनी चाहिए, पैंट फुली होनी चाहिए, फुल स्लीव्स के कपड़े होने चाहिए, एंड हैट आपने वियर करनी है, हैट वियर करनी है, एंड इंसेक्ट रिपेलेंट यूज़ करना है, राइट। इंसेक्ट रिपेलेंट यूज़ करना है, एंड शूज़ भी आपके क्लोज शूज़ होने चाहिए, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है आई नीड टू ब्रिंग अ हैट टू वियर ड्यूरिंग द ट्रिप। यस, अगर ये चीज़ बोलेगा देन पर्सन को बोला है वेरी गुड, आपने हेयर डाल के ही जाना है। नेक्स्ट इज आई शुड वियर लॉन्ग स्लीव टॉप एंड लॉन्ग पैंट। यस, बिल्कुल सही है कि हमने लॉन्ग स्लीव का टॉप पहना है एंड लॉन्ग पैंट्स हमने पहनी है। आई शुड नॉट यूज़ इंसेक्ट रिपेलेंट। क्यों नहीं आपने इंसेक्ट रिपेलेंट यूज़ करना है? सो दैट टिक्स विल बी अट्रैक्ट। हमने टिक्स को अट्रैक्ट करना है या रिपेल करना है? सो हमने रिपेल करना है, सो दैट हम यहाँ पे पर्सन को फिर से री एजुकेट करेंगे, राइट। आई नीड टू वियर क्लोज शूज एंड सॉक्स दैट कैन बी पुल्ड अप ओवर माई पैंट। यस, हमने पूरा कवर होके जाना है सो दैट टिक हमारे आसपास भी ना भटक पाए, राइट। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4। और इनकरेक्ट हमारी स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3। सो इंटरवेंशन में क्या आएगा लाइम डिजीज़ की कि जब भी आपने कंपेनिंग पे जाना है या आपने वुडन एरिया में जाना है या गार्डन में जाना है, देन यू हैव टू वेयर फुल स्लीव्स top and pant, and hat should be wear. Insect repellent you have to use, and closed shoes will be used, right. So next question है question number 775. The client with acquired immunodeficiency syndrome is diagnosed with cutaneous Kaposki's sarcoma. Based on this diagnosis, the nurse understands that this has been confirmed by which finding? So, a client है जिसको acquired immunodeficiency syndrome है, एड्स है, वो डायग्नोज किया गया है विद क्यूटेनियस कपोसिस सार्कोमा, राइट। उसको एड्स है, एड्स के बाद क्या आ गया उसको? एड्स के बाद उसको डायग्नोज हो गया कपोसिस सार्कोमा, राइट। कपोसिस सार्कोमा उसको डायग्नोज हो गया। सो बेस्ड ऑन दिस डायग्नोसिस the nurse understand that this has been confirmed by which finding? means कि कपोसिस को हम किस फाइंडिंग से किस डायग्नोस्टिक टेस्ट से कंफर्म करेंगे? सो कौन सा टेस्ट हम यूज़ करते हैं जिससे हम कंफर्म करते हैं कि पर्सन को कपोसिस सार्कोमा है, राइट। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सो कपोसिस सार्कोमा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होता है उसके बाद ये मेडिकेशन होती है। सो एड्स में इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, राइट। पर्सन मोर ससेप्टेबल होता है टू अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन के। सो उसकी वजह से क्या होता है? कपोसिस सार्कोमा होता है। सो कपोसिस सार्कोमा लीजन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जैसे ये रेड, पहले रेड कलर के होंगे, देन डार्क ब्लू, एंड देन पर्पल मैक्यूल्स फॉर्मेशन होगी, राइट। और वो चेंज हो जाते हैं प्लेग फॉर्मेशन में, राइट। और उसके बाद वो ओपन होते हैं एंड ड्रेन होते हैं। ये होते हैं पर्सन की लोअर लेग में, राइट। लोअर लेग में होंगे और ये स्प्रेड होती हैं बाय मेटास्टेसिस थ्रू द अपर बॉडी, राइट। उसके बाद ये स्प्रेड होते हैं टू द फेस एंड द ओरल म्यूकोसा, राइट।
इतना आपको समझ आ गया कि कपोसी सार्कोमा क्या है। कपोसी सार्कोमा ये किसकी वजह से होता है? ये होता है जब पर्सन का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, जब बहुत ही ज़्यादा लो इम्यून सिस्टम पर्सन का हो जाता है। और इसमें लीजन फॉर्मेशन होती है। लीजन फॉर्मेशन कैसे बिगिन होती है? पहले लीजन रेड कलर के होंगे, राइट। पहले रेड कलर के लीजन होंगे, रेड के बाद डार्क ब्लू कलर के हो जाएंगे ये, राइट, डार्क ब्लू। एंड उसके बाद ये पर्पल मैक्यूल्स बन जाएंगे, राइट, पर्पल मैक्यूल्स फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो लीजन है ये चेंज हो जाते हैं। ये जो लीजन है ये चेंज होंगे, किस में? ये होंगे प्लाक फॉर्मेशन इसमें हो जाती है। फिर प्लाक के बाद ये क्या करते हैं? ये ओपन हो जाते हैं एंड ड्रेन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ओपन एंड ड्रेन। सो हमने इस यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि पर्सन को कपोसी सार्कोमा है एंड उसकी लीजन जो है वो ओपन है एंड ड्रेन है। सो उसकी हमने चेंज करनी है और पर्सन को बेड बाथ देना है। तो हमने स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या यूज़ करनी है, राइट। सो इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन था, राइट। सो ये हो गया। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लोअर लेग में, राइट। लोअर लेग में ये प्रेजेंट होते हैं। इतना आपको समझ आ गया। पहले रेड होंगे, देन डार्क ब्लू होंगे, देन पर्पल मैक्यूल फॉर्मेशन होंगे। आफ्टर दैट वो प्लेग फॉर्मेशन बन जाएंगे। प्लेग के बाद वो ओपन होंगे एंड ड्रेन होंगे। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? फर्स्टली लोअर लेग पे प्रेजेंट होते हैं एंड देन उसके बाद थ्रू मेटास्टेसिस ये स्प्रेड होते हैं टू द अपर बॉडी एंड द ओरल म्यूकोजा एंड फेस। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ये मूव भी कर जाते हैं टू द लिम्फेटिक सिस्टम। सो ये लिम्फेटिक सिस्टम में भी मूव करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम में ये कहाँ कहाँ अफेक्ट करेंगे? ये अफेक्ट करेंगे लंग्स में, जीआई ट्रैक में। एंड लेट रिजल्ट में क्या आएगा? इसमें पेन होती है पर्सन को टू द लोअर एक्सट्रीमिटीज, पेनिस, स्क्रोटम ऑफ द स्क्रोटम में होगी और फेस में होगी, राइट। सो कहाँ कहाँ पे ये मूव कर जाते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम में, राइट। लिम्फेटिक सिस्टम में ये मूव करेंगे। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम में कहाँ कहाँ ये मूव करेंगे? लंग्स में, राइट, जीआई ट्रैक में, जीआई ट्रैक हो गया। जीआई ट्रैक के बाद ये लेट डिजीज में इसमें क्या होगा? इसमें पर्सन को स्वेलिंग होगी एंड पेन होगी टू द लोअर एक्सट्रीमिटी। स्वेलिंग प्लस पेन, राइट, ये होगी पर्सन की लोअर एक्सट्रीमिटीज में। कहाँ होंगी ये? लोअर एक्सट्रीमिटी, राइट, लोअर एक्सट्रीमिटीज में होंगी एंड पेनिस में एंड फेस पे, राइट। बट ये होगा लेटर स्टेज में। ये किस में होगा? लेटर स्टेज में। क्लियर है? एंड इसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं? अब आते हैं, हम डायग्नोज की बात करते हैं। सो डायग्नोज करते हैं बाय पंच बायोप्सी ऑफ क्यूटेनियस लीजन, राइट। सो पंच बायोप्सी करते हैं हम क्यूटेनियस लीजन की एंड पल्मोनरी जीआई लीजन की, पल्मोनरी लीजन की एंड जीआई लीजन की, राइट। पंच बायोप्सी, पंच बायोप्सी लीजन की हम पंच बायोप्सी करेंगे ऑफ लीजन। और अगर जीआई में लीजन है तो उसकी भी बायोप्सी करेंगे। और अगर पल्मोनरी में लीजन है देन उसकी भी हम बायोप्सी करेंगे, राइट। सो चलते हैं हम अपने ऑप्शंस की तरफ। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्वेलिंग इन द जेनिटल एरिया। डायग्नोज पूछा है तो स्वेलिंग इन जेनिटल एरिया इसके बेस पे हम डायग्नोज नहीं करेंगे।
स्वेलिंग इन द लोअर एक्सट्रीमिटी, इसके बेस पे भी नहीं करेंगे। पॉजिटिव पंच बायोप्सी बाय द क्यूटेनियस लीजन, यस, जब हम पंच बायोप्सी करेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अपीयरेंस ऑफ रेडिश ब्लू लीजन नोटेड ऑन द स्किन, ये चीज़ें होंगी तो होंगी, बट इसके बेस पे वी कांट कंफर्म द डिजीज़, राइट। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है कपोसिस सार्कोमा के बारे में। सो ए टू जेड मैंने आपको इसमें आपको क्लियर कर दिया कि कपोसिस सार्कोमा कैसे होता है, राइट। एंड इसमें पहले रेड कलर के लीजन होते हैं, देन डार्क ब्लू, देन वो मैक्यूल फॉर्मेशन, पर्पल मैक्यूल फॉर्मेशन हो जाती है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लोअर लेग में प्रेजेंट होते हैं, एंड ये लीजन उसके बाद चेंज हो जाती है, प्लैक फॉर्मेशन बन जाती है। प्लैक फॉर्मेशन के बाद वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड ओपन हो जाते हैं, राइट। ये मेटास्टेसिस के थ्रू स्प्रेड होते हैं टू द म्यूकोसा एंड फेस, राइट। एंड लेटर स्टेज में इसमें ये लिम्फेटिक सिस्टम में भी मूव कर जाते हैं, वहाँ पे इफेक्ट करते हैं जीआई ट्रैक को, रेस्पिरेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम को। एंड लेटर स्टेज में क्या होगा, पेन होगी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, पेनिस में एंड फेस में, राइट। एंड इसको कैसे हम डायग्नोज करते हैं, थ्रू द पंच बायोप्सी ऑफ द लेजर, राइट। So next question here, next question is 776. The nurse is conducting allergy skin testing on a client. Which post procedure intervention are most appropriate? Select all that apply. So nurse conduct कर रही है एलर्जी टेस्टिंग पर्सन की, सो कौन से पोस्ट प्रोसीजर कि आपने स्किन टेस्टिंग के बाद क्या इंटरवेंशन देनी है, कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन देनी है, राइट। सो आपको पता ही होगा कि जब हम स्किन टेस्ट करते हैं तब हम एलर्जन एडमिनिस्टर करते हैं टू द सरफेस ऑफ द स्किन, मीन्स डर्मिस लेयर में हम एलर्जन को एडमिनिस्टर करते हैं, डर्मिस में, राइट। सो एलर्जन एडमिनिस्टर करने के बाद हमने साइट कौन सी साइट पे हमने एलर्जन इंसर्ट किया था, डेट एंड टाइम ऑफ द टेस्ट हमने रिकॉर्ड करना है, राइट। डेट होगी, टाइम ऑफ द टेस्ट, डेट और टाइम हमने नोट करके रखनी है, राइट, साइट डेट एंड टाइम। उसके बाद हमने क्लाइंट को स्पेसिफिक डेट पे फॉलोअप के लिए बोलना है हमने कि आपने इतने दिनों के बाद आपने आना है। उसमें हम जो एलर्जन की साइट होगी उसको हमने इंस्पेक्ट करना है फॉर एनी काइंड ऑफ एलर्जी, राइट, इवेलुएट करना है। अगर रिएक्शन नहीं भी हुआ है तब भी हमने उसको इंस्पेक्ट करना है, राइट। सो जब टेस्ट रिपोर्ट आती है तब हम पूरे पोटेंशियल एलर्जन के मतलब को आइडेंटिफाई करते हैं कि इस चीज़ से आपको एलर्जी है। फॉलो अप में हमने इवेलुएट करना है जो मैंने आपको बता दिया। एंड आफ्टर इंजेक्शन क्लाइंट को हमने क्या बोलना है, क्लाइंट को हमने मॉनिटर करना है 30 मिनट तक। 30 मिनट के बाद ही हमने पेशेंट को घर भेजना है, तब तक हमने पेशेंट को मॉनिटर करते रहना है। समटाइम क्या होता है कि एलर्जन रिएक्ट कर जाता है, राइट। सो समटाइम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। सो हमने क्या करना है, 30 मिनट तक वेट करना है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन, रिकॉर्ड साइट डेट एंड टाइम ऑफ द टेस्ट, येस। गिव द क्लाइंट अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल एलर्जन इफ आइडेंटिफाई, यस। हमने क्लाइंट को लिस्ट देनी है पोटेंशियल एलर्जन की, जिससे पर्सन को एलर्जी है, राइट। नेक्स्ट, एस्टिमेट द साइज ऑफ द व्हील एंड डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, यस। हमने देखना है साइज क्या है जब पर्सन फॉलोअप के लिए आएगा और उसको डॉक्यूमेंट करना है। टेल द क्लाइंट टू रिटर्न टू हैव द साइट इंस्पेक्टेड ओनली इफ देयर इज अ रिएक्शन, नहीं, अगर रिएक्शन है या रिएक्शन नहीं है तब भी हमने पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाना है। हैव द क्लाइंट वेट इन द वेटिंग रूम फॉर एटलीस्ट 1 to 2 hours आफ्टर द इंजेक्शन, नो, 1 to 2 hour नहीं, 30 मिनट तक हमने पेशेंट को बोला है कि आप वेटिंग एरिया में वेट करो।
सो हमारे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। सो आवर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 777। सो ये लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का एंड इसके बाद हमारे इम्यून डिसऑर्डर भी कंप्लीट हो जाएंगे। सो गाइस, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो हमारा क्वेश्चन है द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट हु हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद एन एलर्जी टू लेटेक्स। In determining the client risk factor, the nurse should question the client about an allergy to which food item. सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्सन डायग्नोज है लेटेक्स एलर्जी से, सॉरी लेटेक्स एलर्जी से पर्सन डायग्नोज्ड है एंड नर्स डिटरमाइन कर रही है क्लाइंट के रिस्क फैक्टर को। रिस्क फैक्टर किसके? लेटेक्स एलर्जी के रिस्क फैक्टर को डिटरमाइन कर रही है। तो नर्स ने क्या क्वेश्चन करना है क्लाइंट से कि आपको कौन से फूड आइटम से एलर्जी है, राइट। सो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो उसमें मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी फूड आइटम्स की जिनसे पर्सन को अगर एलर्जी है तो वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं लेटेक्स एलर्जी के लिए, राइट। सो वो फूड कौन कौन से हैं एक बार हम फिर से रिव्यू कर लेते हैं। कीवी, राइट, कीवी हमने पढ़ा था। बनाना, एवोकेडो, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ट्रॉपिकल फ्रूट्स हो गए ग्रेप्स, पोटैटो, हेज़लनट एंड वाटर चेस्टनट, राइट। सो ये फ्रूट्स हैं, अगर पर्सन को इन फ्रूट से एलर्जी है देन ये पर्सन ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं टू द लेटेक्स एलर्जी। सो हमने पेशेंट को पूछना है कि आपको कीवी से एलर्जी तो नहीं है, आपको बनाना से एलर्जी तो नहीं है, आपको पोटैटो से एलर्जी तो नहीं है, आपको हेज़लनट से एलर्जी तो नहीं है, आपको ग्रेप से एलर्जी तो नहीं है, आपको एवोकेडो से एलर्जी तो नहीं है, ट्रॉपिकल फ्रूट से आपको एलर्जी तो नहीं है। तो हमने ये सारे क्वेश्चन पर्सन से पूछने हैं, राइट। ये सारे क्वेश्चन पूछने के बाद हम अगर पर्सन हमें बोलता है कि मुझे कीवी से एलर्जी है देन दैट मीन्स वो पर्सन ज़्यादा ससेप्टेबल है टू द लेटेक्स एलर्जी से। सो हम देखते हैं अपने ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन में हमें बताया गया है एग नो, मिल्क नो, योगर्ट नो एंड लास्ट वन इज़ द बनाना। सो बनाना इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर पर्सन को बनाना से एलर्जी है देन वो पर्सन रिस्क ये एक रिस्क फैक्टर है लेटेक्स एलर्जी का, राइट। सो गाइस, आज की क्लास में इतना ही। सो आज हमारी इम्यून डिसऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इम्यून सिस्टम की मेडिकेशंस, राइट। सो विद इन 1 और 2 डेज़ वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। सो हमारी बहुत कम यूनिट्स रह गई हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की एंड आफ्टर दैट हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे वेरी सुन, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।